रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 7 2 दिन पहले। ये सुबह का वक्त था और देव और सूर्य अब तक स्कूल जा चुके थे। अहान आज ऑफिस नहीं गया था, बल्कि वो इस वक्त स्टडी रूम में था। अश्विनी डरी सहमी सी अहान को देख रही थी, जो बिजनेस सूट में था। वो एनवलप टेबल पर पड़ा हुआ था और अहान, जो कि सोफे पर पैर पे पैर धरे बैठा हुआ था, लगातार अश्विनी को घूरकर देख रहा था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुल जाता है। अश्विनी सामने देखती है, अहान के बॉडीगार्ड सैम को बांधकर यहां लाए थे। ऋषभ भी तब तक वो एनवलप लेकर वहां आ चुका था। सैम, अश्विनी ने उसका नाम लिया। उसकी आवाज में घबराहट थी। सैम उसे देखकर इमोशनल होकर बोला, बहना चुप करो तुम दोनों। अहान गुस्से से चिल्लाया, जिसे सुनकर वो दोनों डर के मारे चुप हो गए। इसे अंदर लेकर आओ। अहान की कमांड मिलते ही वो लोग सैम को अंदर ले आए। सैम और अश्विनी किसी मुजरिम की तरह अहान के सामने थे। वहां का माहौल अब बदल चुका था। ये सब अहान की ऑरा की वजह से हुआ था। सैम के बच्चे, मरवा दिया तुमने मुझे, अश्विनी गुस्से से बोली। सैम धीरे से बोला, अगर मुझे पता होता अहान उस रात कॉल पर था, तो मैं वो लापरवाही कभी करता ही नहीं। सच बताने के सिवाय अब कोई फायदा नहीं, अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोली। ऋषभ बोला, बॉस ये एनवलप निकालकर यहां छोड़ दो। अहान के इतना बोलते ही ऋषभ उस एनवलप को ओपन कर देता है। ये देखकर सैम जल्दी से बोला, अरे संभाल के ओपन करना। अहान उसे खतरनाक तरीके से घूरता है। सैम बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। अश्विनी उसे कोहनी मारते हुए बोली, चुपचाप पड़े रहो। पड़ा ही तो हूं, सैम धीरे से बोला। तभी ऋषभ उस एनवलप में से एक लाश के हाथ की उंगली बाहर निकालता है, जो कि एक बॉक्स में थी। ये देखकर अश्विनी हैरानी से बोली, ये सुकुना की उंगली इस एनवेल्प में क्या कर रही है? सैम गुस्से से बोला, चुप। ये कोई सुकुना की उंगली नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल की है, जिसको किसी ने मार दिया था। उसकी बॉडी तो नहीं मिली, पर उसकी उंगली मिली थी, जिसे मेरा एजेंट इस एनवेल्प में डालकर लाया था। ओह, ऐसा है, अश्विनी बोली। अहान उस उंगली को देख सीरियस होकर उन दोनों से बोला, तुम दोनों अंडरवर्ल्ड की किसी गैंग के मेंबर हो ना? ये सुन सैम जल्दी से बोला, नहीं, मैं कोई अंडरवर्ल्ड की गैंग का मेंबर नहीं हूं। मैं तो इंडियन एजेंट एजेंसी का एक ऑफिसर हूं। मेरा रियल नाम सात्विक है और सब मुझे सैम बुलाते हैं। चाहो तो मेरी आईडी देख सकते हो। बोलते हुए सैम अपनी आईडी निकालकर ऋषभ को दे देता है। ऋषभ उस आईडी को देख बोला, बॉस कह तो ये सही रहा है, पर ये आईडी फेक भी तो हो सकती है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सात्विक ने कहा। एक ऑफिसर इतने सालों से लंदन में क्या कर रहा था? अहान ने शक करते हुए पूछा। किसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए वहां रह रहा था, पर वो मारा गया और ये उसी की उंगली है, सात्विक गहरी सांस लेते हुए बोला। और अश्विनी, क्या वो भी इंडियन एजेंट एजेंसी का हिस्सा है? अहान ने पूछा। सात्विक बोला, पहले वो मेरी स्पाई थी, पर अब वो एक एक्स मेंबर है। हमारे दुश्मन बनते जा रहे थे और वो देव की जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। पर इन सब में एक क्रिमिनल यानी अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर रे को उससे प्यार हो गया और वो उसके पीछे पड़ गया। इसलिए अश्विनी अपनी रियल आइडेंटिटी और नाम के साथ लंदन की दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अहान उसकी बातों को गौर से सुन रहा था, पर उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे सात्विक और अश्विनी अभी भी उससे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ट्रस्ट नहीं, अश्विनी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें कभी ट्रस्ट होता भी है? अश्विनी, क्या तुम पागल हो गई हो? क्यों उसके गुस्से को बढ़ा रही हो? सात्विक अश्विनी को कोहनी मारते हुए बोला। ये देख अहान को और गुस्सा आ रहा था। वो जोर से बोला, तुम दोनों दूर होकर बैठो। ये राक्षस अब मेरे भाई से भी जल रहा है, अश्विनी गुस्से से मन में बोली। उसने तभी सात्विक को देखा, जो अहान के डर से अश्विनी से काफी दूर बैठ गया था। हाँ, इसने मेरे भाई को डरा दिया, अश्विनी बुरी तरह अहान को घूरते हुए मन में बोली। अब बोलो, तुम्हें ट्रस्ट हो गया ना, या कुछ और भी बाकी है? अश्विनी ने कहा। अहान अपने दोनों हाथ बांध आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, मुझे अभी भी तुम दोनों पर ट्रस्ट नहीं है। तुम लोग बस आधी बात बता रहे हो। जब तक तुम लोग पूरी बात नहीं बता देते, मैं तुम दोनों को यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुन अश्विनी झल्लाते हुए बोली, अरे सब कुछ बता दिया, अब और क्या जानना चाहते हो? ऋषभ, ऑर्डर दीजिए बॉस, अहान सर्द आवाज में बोला, उसके हाथ तोड़ दो। बोलते हुए अहान सात्विक को देख रहा था। सात्विक ये सुन अश्विनी की ओर देखने लगा। अश्विनी गुस्से से सोफे से उठी और बोलने लगी, ये गलत है, तुम मेरे भाई को अपाहिज बनाना चाहते हो।
जब तक तुम सच नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारे भाई को ऐसे ही टॉर्चर करता रहूंगा, आहान गुस्से से बोला। अश्विनी ने जब देखा आहान के आदमी सात्विक की तरफ बढ़ रहे हैं, अश्विनी जल्दी से आगे आकर गुस्से से चिल्लाई, अगर तुमने सात्विक के साथ कुछ भी किया तो मैं देव को लेकर यहां से चली जाऊंगी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? बोलते हुए अश्विनी गुस्से से कांप रही थी। और इस बार तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे, अश्विनी सीरियस होकर बोली। मगर आहान का चेहरा देखकर वो डर गई। अश्विनी के शब्दों ने माहौल को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था। आहान अपनी ठंडी आवाज में बोला, इसे इस एनवलप के साथ यहां से दफा कर दो। ओके बॉस, ऋषभ ने कहा और वो सात्विक को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। अब वहां बस अश्विनी और आहान ही बचे थे। आहान अपनी जगह से खड़ा हो गया मगर अश्विनी अपना चेहरा गुस्से में दूसरी ओर फेर लेती है और हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को सोफे पर लेटा हुआ पाती है। वो आहान के नीचे थी और आहान उसके ऊपर। आहान की मूवमेंट इतनी तेज थी कि अश्विनी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। डैम, मैं यहां कैसे टेलीपोर्ट हो गई, अश्विनी खुद से बोली। मगर तभी उसने आहान को देखा जो काफी गुस्से में लग रहा था। ये देखकर अश्विनी अपना चेहरा आहान के सीने में छिपा लेती है। क्या कहा था तुमने, तुम देव को मुझसे दूर ले जाओगी? सॉरी, वो मैंने सब गुस्से में कहा था, अश्विनी डरते हुए बोली। ये सब तुमने उस सात्विक की वजह से कहा था ना? तुम उसकी वजह से मेरे बच्चे को मुझसे दूर करना चाहती हो। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। उस बेचारे ने सब सच बता दिया था, तब भी तुम उसे अपाहिज बनाने वाले थे। अश्विनी ये बोलते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। आहान तो जानबूझकर ये बोल रहा था ताकि सच बाहर आ जाए। आखिर वो एक ऑफिसर को कैसे पीट सकता था? ये उसकी डिक्शनरी में नहीं था, मगर अब उसका मन सच में सात्विक को पीटने का कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अश्विनी पर आ रहा था, पर अफसोस वो अश्विनी को मार नहीं सकता था। वो बस उसे एक ही सजा दे सकता था। आहान, मेरी बात का यकीन करो, अश्विनी ने इतना ही कहा था कि तभी आहान उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है और पैशनेटली उसे किस करने लगता है। इस बार वो पहले से ज्यादा रफ था, उस रात से भी ज्यादा, जिससे अश्विनी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं आहान के हाथ अश्विनी की कमर पर चल रहे थे। अश्विनी को अब और भी ज्यादा सफोकेशन महसूस हो रही थी, मगर आहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 25 मिनट तक अश्विनी के होठों को जलील करने के बाद आहान उसके ऊपर से हट गया और खड़ा हो गया। तुमने फिर से मुझे किस किया? अश्विनी गुस्से से आहान से बोली। आहान ठंडी आवाज में बोला, ये तुम्हारी पनिशमेंट दी है। वॉट? ऐसी सजा? अश्विनी के सवाल पर आहान उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलने लगा, यूसेफ, अभी तो बस मैंने ये सजा देकर तुम्हें छोड़ दिया है, मगर अगर दोबारा मुझसे झूठ बोली तो मैं इससे भी आगे तुम्हें पनिश करूंगा। अपनी बात पूरी करने के बाद आहान स्टडी रूम से बाहर चला गया। वहीं अश्विनी खिसियाई बिल्ली की तरह सोफे को ऐसे नोच रही थी मानो आहान की गर्दन नोच रही हो। आई विल किल हिम, ये खुद को समझता क्या है? एक बार वापस आने दो, तब मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अश्विनी ये बड़बड़ा ही रही थी तभी उसके कानों में आहान की ठंडी आवाज आई, आज कंपनी में कोई आने वाला है जिससे तुम मिलने वाली हो, इसलिए जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। अश्विनी आहान को फिर से यहाँ देखकर पहले तो डर जाती है, मगर अगले ही पल मिलाने ले जा रहे हो। मगर किससे? आहान पलटा और जेब में हाथ डाले, एरोगेंट वॉइस में बोला, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, इसलिए तुम खुद जाकर देख लेना। बोलते हुए आहान वहां से चला गया। वहीं ये सुनकर अश्विनी गुस्से से बोली, मुझसे तो बड़ा सवाल पूछता है, कभी पीछा ही नहीं छोड़ता, और अब जब मेरी बारी आई तो एटीट्यूड दिखा रहा है। मैं अब इसे सच में मार डालूंगी। अश्विनी पिलो पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। कुछ देर में वो रेडी हो गई। वो आहान के साथ कार में बैठी थी। हाँ, पूरे रास्ते अश्विनी मुंह बनाते हुए आई थी। सिली गर्ल, आहान अश्विनी की नाराजगी देखकर मन में बोला। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में, ये तुम क्या बोल रही हो? मिताली हैरानी से बोली। नताशा बोली, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ मॉम, उस रात वो आहान के साथ थी। तभी धनंजय, जो अपने रूम से बाहर आ रहा था, नताशा की आवाज उसके कानों में पड़ते ही उसकी आईब्रोज सिकुड़ गईं, पर तभी मिताली नताशा को कोहनी मारकर शांत कर देती है। धनंजय भी उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे तो लग रहा था जैसे वो दोनों गॉसिप्स कर रही हो और जिस आहान के बारे में वो बात कर रही हो, वो कोई और हो। अरे, तुमने अपनी दोस्त से बात की? धनंजय ने सवाल किया।
नताशा बोली, उसे उसके बॉस ने एमडी की पोस्ट से हटाकर किसी और को रख लिया है। ये सुनकर धनंजय की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। किसे? नताशा के पास अब कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। वो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा, वो बोली। मैं अब चलता हूं, धनंजय ने कहा। अरे, नाश्ता तो करके जाए, मिताली बोली। धनंजय बोला, भूख नहीं है। बोलते हुए वो वहां से चला गया। बेचारे डैड, उन्हें तो पता भी नहीं वो किससे मिलने जा रहे हैं। उन्हें झटका लगने वाला है, नताशा सहानुभूति जताते हुए बोली। पर वो चाहती भी यही थी, क्योंकि उसके डैड ने बस तभी कॉल किया था जब उसे उनकी जरूरत थी, ना कि तब जब उसे उनकी जरूरत पड़ी थी। मिताली बोली, वो उनका मामला है, पर मुझे लगता है आहान सब कुछ जान चुका है और अब वो एक एक करके सभी मल्होत्राज को टॉर्चर करने वाला है। ये सुनकर नताशा गुस्से से बोली, मतलब पार्टी में जो भी हुआ, उसमें भी आहान का ही हाथ था। कोई शक नहीं, वो काफी पावरफुल है, वो ये कर सकता है, मिताली ने कहा। वहीं धनंजय मल्होत्रा पूरे रास्ते ये सोचते जा रहे थे कि आखिर वहां की नई एमडी कौन है। वो राठौर कॉर्पोरेशन पहुंच गया। कैबिन में ऋषभ अंदर आया और बोला, बॉस, वो आ गया है और मीटिंग रूम में हमारा वेट कर रहा है। आहान ईविल स्माइल करते हुए बोला, हम अश्विनी को गाइड करो और उसे वहां भेज दो। ऋषभ अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। बॉस तो सच में काफी भयानक है। एक तीर से दो शिकार करना तो कोई उनसे सीखे। शानाया को एमडी की पोस्ट से भी हटा दिया और अब वो अश्विनी मैं के डैड को अश्विनी से भीख मंगवा रहे हैं। ऋषभ मन ही मन आहान की तारीफ करते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में एक लड़की किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। लड़की का चेहरा इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस लड़की से काफी भयानक वाइब आ रही थी, जो बिल्कुल नेगेटिव थी। मुझे आज ही वो दोनों बच्चे अपने पास चाहिए और साथ में उनकी माँ भी। हो सके तो उन्हें जान से मार डालना, वरना उन तीनों का मृत्युदघाटन मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा। और जब मैं उन लोगों को मारूंगी तो वो बेहद दर्दनाक होगा। ये सुनकर फोन की दूसरी तरफ मौजूद वो आदमी डर गया। मैं आज ही मुंबई के गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। वहां लोकल गुंडे कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। नहीं, मैं किसी को जानता हूं जो ये काम कर लेगा। उसका नाम बिरजू है। वो काफी शातिर है। किडनैपिंग के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे बस काम पूरा चाहिए। तुम लोगों के पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सुनकर आदमी हाँ बोलता है और फोन को कट कर देता है। वह लड़की ईविल मिलकर बोली, अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है, अश्विनी मल्होत्रा। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही। ये बोलते हुए वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुन कोई भी आम इंसान आसानी से डर जाता। वहीं दूसरी तरफ शानाया रोज की तरह गुस्से से अपने डैड से शिकायत कर रही थी। इनफ डैड, मुझे अब इंडिया नहीं रहना। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं अब उस कंपनी में कभी नहीं जाऊंगी। बोलते हुए शानाया रोने लगी थी। अरविंद अपना सिर पकड़ते हुए बोला, ये लड़का तो हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। हाथ में था ही कब डैड जो निकल जाएगा। वह हमेशा ऐसा करता है, पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या है जो वो उसकी हर बात मानता है। आई एम डैम श्योर उसने ही मुझे एमडी की पोस्ट से हटाने का प्लान बनाया था। आप अंकल से बात कीजिए ना। तुम्हारा अंकल खुद हम दोनों से नाराज है। क्या? हाँ, जब से तुमने 500 करोड़ का लॉस किया है तब से वो गुस्से से पागल हो गया है। अब अगर मैं दोबारा उसे हेल्प मांगने जाऊंगा तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? फिलहाल हमारे सपोर्ट में आपकी ग्रैंडमा है। तुम बस उसे अपने बातों के जाल में फंसा कर रखो। जब तक वह फंसी रहेगी, हमारे चांसेस ज्यादा रहेंगे। जी डैड, मैं ऐसा ही करूंगी, शानाया अपने आंसू पोंछते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ राठौर कॉर्पोरेशन में धनंजय मल्होत्रा अपनी वॉच की तरफ देखते हुए एमडी का इंतजार कर रहे थे। ये एमडी अभी तक आई क्यों नहीं? ये सुनकर उसका असिस्टेंट प्रमोद बोला, थोड़ा और वेट कर लीजिए सर। कब से सर वही तो कर रहा हूं। तभी दरवाजा खुला, लगता है आ गई, प्रमोद ने कहा। धनंजय की नजर नीचे की तरफ थी। उसने किसी लड़की के पैरों को देखा जो अंदर आ रहे थे। तभी उसने उस लड़की के चेहरे को देखा और वह शॉक हो गया। वहीं जब अश्विनी ने धनंजय को देखा, वो भी सरप्राइज हो गई थी। सर, ये तो आपकी बेटी है, प्रमोद बोला। मैम, हाँ बोलो ऋषभ, अश्विनी अपना कंप्यूटर ऑफ करते हुए बोली। ऋषभ बोलने लगा, मीटिंग रूम में एक गेस्ट आपका वेट कर रहे हैं। तभी अश्विनी को याद आया कि आहान ने आज उसे मिलने को कहा था।
वो कंफ्यूज होते हुए ऋषभ से बोली, आखिर ये कौन गेस्ट है जो मेरा वेट कर रहा है और क्यों? ऋषभ बोला, सब पता चल जाएगा मैम, बस आपको करना ये होगा कि वो गेस्ट आपको प्रोजेक्ट के लिए मनाने की कोशिश करेगा, पर आपको काफी टाइम तक ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे आप इस प्रोजेक्ट के लिए उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार नहीं है। अश्विनी हैरानी से, क्या? पर इतना सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मगर ऋषभ कोई जवाब नहीं देता, बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। अश्विनी उसके साथ चलने लगती है और वो लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। ये बिजनेसमैन भी ना अपने ही नखरे होते हैं। अगर पार्टनरशिप में काम नहीं करना था तो साफ साफ मना कर देता। इतना ड्रामा करवाने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं करना। अश्विनी चाहती थी कि ऋषभ को इन सब के लिए मना करे, पर अफसोस कि वो बॉस के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती थी, इसलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर आने लगी। अरे ऋषभ, तुम भी आओ, अश्विनी ने कहा। ऋषभ बोला, नहीं मैम, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। बॉस ने काफी स्ट्रिक्टली कहा है। तुम्हारे बॉस को तो मैं, अश्विनी गुस्से से आगे बोलते हुए बीच में ही रुक गई। उसने गहरी सांस ली और वो अंदर आ गई। धनंजय की नजर जब अश्विनी पर गई, वो शॉक्ड रह गया। वहीं अश्विनी ने जब धनंजय को देखा, वो भी काफी ज्यादा हैरान थी। बॉस, ये तो आपकी बेटी अश्विनी है, प्रमोद बोला, मगर धनंजय अभी भी शॉक्ड था कि अश्विनी यहाँ क्या कर रही है। तो क्या वो स्पेशल गेस्ट ये था जिससे आहान मुझे मिलवाना चाहता था? अश्विनी हैरानी से खुद से बोली। मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए, जिन्हें देखकर वो दोनों समझ गए कि अश्विनी को उन दोनों को यहाँ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अश्विनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? धनंजय की टोन में हैरानी थी, मगर अश्विनी उन्हें कोई जवाब देने के मूड में नहीं लग रही थी। मेरा छोड़िए, आप बताएं आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मिस्टर मल्होत्रा? अश्विनी के उल्टे सवाल पर मल्होत्रा के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। ये नामुमकिन है, अगर अश्विनी यहाँ जॉब भी करती है, तो उसे राठौर कॉरपोरेशन जैसी कंपनी में जॉब कोई दे भी कैसे सकता है, धनंजय मन में बोले। तभी एक ईविल स्माइल के साथ वो सोचने लगा, अगर ये यहाँ काम भी करती है, तो ये यहाँ की एमडी को बनाने में मेरी मदद जरूर करेगी, और अगर नहीं, तो मैं इसे मजबूर कर दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे पार्टी में आने के लिए किया था। वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं यहाँ की एमडी से मिलने आया था, बस उन्हीं का ही वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर अश्विनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वॉट? इसका मतलब ये सब आहान का प्लान है। उन्होंने धनंजय को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि वो मुझे पार्टनरशिप करने के लिए मना सके, और शनाया को भी एमडी की पोस्ट से इसलिए हटाया। ये लड़का भी ना क्या क्या करता रहता है, बट जो भी हो, काफी इंटरेस्टिंग है, अश्विनी मन में बोली। उसे अब आहान की हर चाल समझ में आ रही थी। तभी धनंजय अपनी आवाज में फिक्र लिए बोला, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम उस पार्टी के बाद गायब कहाँ हो गई थी? मैं माफी चाहता हूँ, नताशा ने वो सीन क्रिएट किया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी जब तुम कोई कॉल नहीं उठा रही थी। धनंजय की आवाज में फिक्र थी। प्रमोद उसकी एक्टिंग में साथ देते हुए बोला, हाँ बॉस, तो मुझसे तुम्हारी लोकेशन निकलवा रहे थे, पर तुम्हारा फोन ट्रैक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी की, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। धनंजय इमोशनल होकर बोला, शुक्र है तुम सही सलामत हो। वहीं अश्विनी और कैमरे से आहान उन दोनों की एक्टिंग को एंजॉय कर रहे थे। अगर पहले वाली अश्विनी होती तो शायद धनंजय के झूठ के जाल में फंस जाती, मगर ये अब की टाइम वाली अश्विनी थी, जो आहान के सिवाय किसी से डरती नहीं थी और सामने वाले का मुंह तोड़ने का भी दम रखती थी। अश्विनी तभी भौहें सिकोड़ते हुए अंदर आए और बोली, वेल मल्होत्रा जी, आपको मेरे लिए इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं जहां भी थी, सेफ लोगों के पास थी और अभी भी हूं। लोगों के पास? क्या तुम किसी के साथ रह रही हो? वैसे नताशा ने मुझे बताया था, उस दिन मॉल में तुम किसी लड़के के साथ थी। धनंजय के इतना बोलते ही अश्विनी ईविल स्माइल करते हुए बोली, ओह, तो मेरी दुश्मन ने आपको मेरे बारे में इतना सब बता दिया। वेल, इट्स नन ऑफ एनी मल्होत्रा सब बिजनेस। अश्विनी का रूड रिप्लाई धनंजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो तो शुक्र मना रहा था कि वहां कोई और चौथा नहीं था। वेल, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, जाकर यहाँ की एमडी को बुलाओ, धनंजय ने कहा। अश्विनी एटीट्यूड लिए अरोगेंट वॉइस में बोली, आपके सामने ही तो खड़ी है। बोलते हुए अश्विनी वहां चेयर पर किसी बॉस की तरह बैठ गई। वहीं जैसे ही अश्विनी ने ये कहा, धनंजय और प्रमोद दोनों को जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया था।
पहले तो उन्हें लगा था शायद अश्विनी कोई एम्प्लॉय होगी, मगर अब जब वो ये बता रही थी कि वो एमडी है, वो दोनों ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो ये नई एमडी है जिसे शनाया की जगह आहान ने रखा है, धनंजय बोला। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो जॉब मिलना भी पॉसिबल नहीं, तो फिर तुम यहाँ की एमडी कैसे बनी? धनंजय ने भौहें सिकुड़कर सवाल किया। अश्विनी अपनी भौहें उठाकर, क्यों बन नहीं सकती? नहीं, मेरा मतलब है कि। मगर अगले ही पल धनंजय बोलते हुए बीच में ही रुक गया जब उसे कुछ याद आया। कहूं ये वही मॉल वाला लड़का आहान तो नहीं, जिसके बारे में नताशा बता रही थी? उसकी आंखें ये याद करके हैरानी से बड़ी हो गईं। ओह, तो तुम नए एमडी हो? धनंजय ने कहा। अश्विनी एटीट्यूड के साथ बोली, हाँ, अगर आपकी कंपनी को राठौड़ कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो आपको यहाँ की एमडी, यानी मुझे मनाना पड़ेगा। ये सुनते ही धनंजय की मुठियां आपस में कस गईं। क्या हुआ मल्होत्रा जी, आप ये पार्टनरशिप नहीं करना चाहते? वैसे भी राठौड़ कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन करने और पार्टनरशिप करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इन केस यो लकी, अश्विनी बोले जा रही थी, मगर धनंजय अश्विनी के सामने झुकने को तैयार नहीं था। अश्विनी फिर बोली, अरे, मैं बस ये सब आपकी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए कर रही हूँ। वैसे भी जिस तरह से आपकी कंपनी स्कैंडल से घिरी हुई है, मुझे नहीं लगता कोई और कंपनी आपके साथ पार्टनरशिप करने को मानेगी भी। प्रमोद धीरे से धनंजय से बोला, बॉस, मान जाइए ना, हमारे पास बस ये आखिरी मौका ही है। उसके बाद हम इसे चाय में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगे। धनंजय अपना सिर हिला देता है। उसे ये करना ही था, इसलिए वह मान जाता है। ठीक है, पर मुझे तुम्हें मनाने के लिए अब क्या करना होगा? धनंजय के इस सवाल पर अश्विनी काफी आराम से बोली, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। शायद आपको वैसे गिड़गिड़ाना पड़े जैसे आज से 6 साल पहले जब आप मुझे मल्होत्रा मैंशन से निकाल रहे थे, तब मैं गिड़गिड़ाई थी। बोलते हुए अश्विनी की आंखें नफरत से भर गईं। धनंजय को वो दिन याद आता है जब उसने अश्विनी को घर से बाहर किया था। आज से तुम मल्होत्रा फैमिली का हिस्सा नहीं हो, इसलिए दफा हो जाओ मेरे घर से। अश्विनी जो प्रेग्नेंट थी, उसका पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली, डैडी प्लीज मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ रहूंगी? मैं किसी को जानती तक नहीं। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह निकली और अब पकड़े जाने पर झूठा ड्रामा कर रही हो, धनंजय गुस्से से बोला। अश्विनी रोते हुए बोली, प्लीज डैडी, मुझे एक मौका दीजिए, पर यहाँ से मत। आह। तभी धनंजय अश्विनी को लात मारता है, जिसके कारण अश्विनी जोर से अपना पेट पकड़कर चिल्लाती है। वो एक तो प्रेग्नेंट थी और ऊपर से उसका बाप उसे किक कर रहा था। आह डैड, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कम से कम मेरे बच्चों को तो बख्श दीजिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे गर्भ में पल रहे गंदे खून को माफ कर दूं, यहाँ से चलो जाओ। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और अश्विनी को मैंशन से बाहर ऐसे फेंक देते हैं मानो वो कोई कचरा हो। अश्विनी अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो रही थी और आसपास गुजरते हुए लोग उसे देखे जा रहे थे। ये सब याद कर धनंजय मल्होत्रा गहरी सांस लेता है। खैर, अब मैं चलती हूँ, अभी भी एक हफ्ता बचा हुआ है। आराम से मुझे मनाने के तरीके ढूंढिए। अश्विनी कुर्सी से खड़ी हुई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से चली गई। बॉस, उसने तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, प्रमोद चिंतित होकर बोला। धनंजय बोलने लगा, आई नो, उसने ही उसे मेरे खिलाफ भड़काया है, इसलिए वो ये सब करवा रहा है। खैर, फिलहाल के लिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में एक क्यूट सी लड़की सूर्या के पास आई और मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, हाय, मेरा नाम तान्या है, तुम्हारा नाम क्या है? सूर्या पहले तो उस लड़की के हाथ को घूरता है और फिर अगले ही पल अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेता है। सूर्या का ऐसा बर्ताव देखकर वो लड़की उदास हो गई। तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, मैंने भी तुम्हें अपना नाम बताया है, तुम भी मुझे अपना नाम बताओ, तान्या गुस्से से बोली। सूर्या उसे घूरता है और बोलता है, क्या मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा? नहीं, तान्या बोली। तो फिर तुमने मुझे क्यों बताया? सूर्या अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला। तान्या को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये लड़का कितना अजीब है, नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? वो लड़की मन में बोली। उसने सूर्या से कहा, वो मैं आज ही यहाँ आई हूँ और मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। सॉरी, मैं दोस्त नहीं बनाता, तुम किसी और को बना सकती हो। सूर्या इतना कहकर अपनी सीट पर बैठ गया। वो लड़की कहाँ मानने वाली थी, वो भी सूर्या के बगल वाली सीट पर बैठ गई। ये देखकर सूर्या काफी ज्यादा इरिटेट हो गया।
मैं कम से कम यहाँ बैठ तो सकती हूँ, उस लड़की ने कहा। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें यहाँ नीचे बैग नहीं दिख रहा? सूर्या के इस सवाल पर वो लड़की देव के बैग को देखती है। तो क्या हुआ, वो कहीं और बैठ जाएगी? सूर्या गहरी सांस लेते हुए बोला, वो कोई लड़की नहीं है, वो मेरा भाई है। हाँ, तो वो कहीं और बैठ जाएगा ना? ये लड़की कितनी जिद्दी है, मुझे मैनसलेस लोग पसंद नहीं। सूर्या गुस्से में मन में बोला और फिर उस लड़की से बोलने लगा, वो पहले से ही यहाँ बैठा हुआ है, तुम कहीं और क्यों नहीं बैठ जाती? तभी देव वहां आया और अपनी आंखें मासूमियत से बड़ी बड़ी करके बोला, क्या हुआ बड़े भैया? तभी तान्या को अपनी सीट पर देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। वहीं तान्या एक और सूर्या को देखकर शॉक थी। तुम दो दो कैसे हो सकते हो? तान्या डरते हुए बोली। क्योंकि हम ट्विन्स हैं, सूर्या ने कहा। देव गुस्से से तान्या से बोला, ओई, क्या तुम नई आई हो? तुम मेरी सीट पर क्या कर रही हो? तान्या बोली, तुम कहीं और बैठ जाओ, मैं अब से यही बैठूंगी। ये सुनकर देव बिल्कुल कुकर की विसल की तरह वाइब्रेट करने लगा था। वो गुस्से से अपना एक पैर पीछे करके और एक हाथ आगे करते हुए इंडेक्स फिंगर से उस लड़की की तरफ पॉइंट करके बोला, तुम मेरी सीट पर ऐसे अपना हक नहीं जमा सकती। वही तो मैं भी बोल रहा हूं, सूर्या ने आराम से कहा। मगर तभी देव शांत हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो तुम्हें मेरे पास बैठना था, पर गलती से भाई के पास बैठ गई। माना कि मैं क्यूट हूं, क्लास की सभी लड़कियां मेरे पास बैठना चाहती हैं, पर मैं अब हर किसी के पास तो नहीं बैठ सकता। देव अपनी टाई को एटीट्यूड से ठीक करते हुए बोला। वो लड़की बोली, पर मुझे तुम्हारे पास नहीं बैठना। उसकी इस लाइन ने देव को इमोशनल डैमेज कर दिया था, पर देव कहाँ कम था। आखिर वो सूर्या और अश्विनी की औलाद ही तो था। उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सूर्या ने कहा। मगर तान्या को अब सूर्या का रूड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो देव से बोली, वैसे हम तीनों भी बैठ सकते हैं। मैं तान्या हूं और तुम्हारा नाम क्या है? तान्या हाथ आगे करते हुए बोली, जिसे देखकर देव मुस्कुराते हुए उससे हैंड शेक करता है। सूर्या डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन के साथ ये सब देख रहा था क्योंकि देव का हाथ गीला था। उसने अपने हाथों को साफ नहीं किया था। हाय, माई सेल्फ देव। वेल, तुम यहाँ बैठ सकती हो। उसके इतना कहते ही वो लड़की खुश हो गई। सच में मच्छी, देव क्यूटनेस के साथ एक आई विंक करते हुए बोला। फिर वो अपना बैग उठा लेता है और सूर्या से बोलता है, मम्मा कहती हैं हमें लड़कियों से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि आखिर में वो कैसे भी करके जीत ही जाती है। सूर्या को कुछ समझ नहीं आया। तान्या प्राउड स्माइल लिए बोली, बिल्कुल, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल सही कहती है। मगर देव उसे इग्नोर करके सूर्या से बोला, पीछे वाली सीट खाली पड़ी है, भाई चलो वहां जाकर बैठते हैं। सूर्या ये सुनकर स्मर्किंग करते हुए अपना बैग उठा लेता है। वहीं तान्या जब ये सुनी तो हैरान रह गई थी। अरे, मगर मैं अकेले कैसे? सूर्या उसकी बात को बीच में काटते हुए अपना बैग उठाकर बोला, मिस, आपको ये सीट चाहिए थी ना, अब आप आराम से बैठिए। बोलते हुए देव और सूर्या दोनों पीछे की बेंच पर बैठ गए। वहीं ये नाराजगी देखकर क्लास उस लड़की पर हंसने लगी थी। सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। तुम सब बहुत बुरे हो, मैं तुम लोगों से दोस्ती नहीं करूंगी, तान्या रोते हुए बोली। तभी टीचर आई और तान्या को रोते हुए देखकर बोलने लगी, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तान्या, जिसकी नाक से पानी निकल रहा था, बोली, देव और उसका भाई यहां से उठकर पीछे चले गए। मैं उनके साथ बैठने वाली थी। भाई, ये लड़की कितनी बुरी है, खुद को एटीट्यूड क्वीन समझती है, देव चिढ़ते हुए बोला। सूर्या हाथ बांधकर बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा जब उसने तुम्हारी सीट को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की थी। ओ अच्छा, ये बात है, तुम उस लेफ्ट कॉर्नर वाले लड़के के साथ क्यों नहीं बैठ जाती? ये सुनकर तान्या रोना बंद करके लेफ्ट कॉर्नर वाले लड़के को देखती है जो अकेला बैठा था और अगले ही पल रोते हुए बोली, नहीं, वो उन दोनों और मेरी तरह बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, बेचारा लड़का उदास हो गया। मुझे क्यों तोड़ा? टीचर भौहें सिकोड़कर बोली, बॉडी शेमिंग करना गलत है, जाओ जाकर उससे माफी मांगो। तान्या जिद्दी थी, पर टीचर के डांटने पर न केवल उसे उस लड़के से माफी मांगनी पड़ी, बल्कि उसे उसके पास भी बैठना पड़ा था। मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करता, देव एटीट्यूड के साथ भौहें सिकोड़कर बोला। सूर्या भौहें सिकोड़ते हुए, मैं भी। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ घबराते हुए केबिन में आया और बोला, बॉस, स्कूल से फोन आया है, कुछ लोग हमारे आदमियों और का ड्राइव को मार देव और सूर्या को किडनैप कर ले गए हैं।
मैं का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा बॉस। जैसे ही अहान ये सुना उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। थोड़ी देर बाद सूर्या और देव कार में बैठे हुए थे, तभी कोई गाड़ी पर दूसरी कार जोर से चक्कर मारती है जिससे ड्राइवर गाड़ी को बीच में ही रोक देता है। देव संभालो, सूर्या देव को पकड़ते हुए बोला। भाई आप ठीक तो है ना? अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता, देव घबराते हुए बोला। मगर तभी उन लोगों ने सामने की ओर देखा। वो लोग कई आदमियों से घिरे हुए थे जिनके पास बंदूक थी। तभी एक आदमी ड्राइवर को शूट कर देता है। ये देख देव जोर से चिल्लाया। तभी गाड़ी के दरवाजे टूट गए और एक आदमी देव को निकालने लगा। छोड़ो मेरे भाई को, उसे हट करने से पहले 100 बार सोच लेना, सूर्या गुस्से से बोला। मगर तभी वो लोग दोनों को ही किडनैप कर वहां से ले गए। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ घबराते हुए केबिन में आया और बोला, बॉस स्कूल से फोन आया है, कुछ लोग हमारे आदमियों और का ड्राइव को मार देव और सूर्या को किडनैप कर ले गए हैं। मैं का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा बॉस। जैसे ही अहान ये सुना उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। जल्दी पता लगाओ किसने किया है ये सब। अहान ये कहते हुए काफी गुस्से में लग रहा था। फ्लैशबैक खत्म। सुबह हो चुकी थी और ग्लास वॉल के सामने खड़ा अहान अभी भी उस समय को याद कर रहा था जब सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उसकी फैमिली का किडनैप हो गया। पूरे 2 दिन बीत चुके थे मगर अश्विनी, देव और सूर्य का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। अभी अभी उसे अपनी फैमिली मिली थी और अब ये सब हो रहा था। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोग जहां भी होगे सुरक्षित होगे, और अगर नहीं तो मैं उन लोगों को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अहान ये कहते हुए काफी गुस्से में लग रहा था। तभी ऋषभ वहां आ गया। सर, अहान बिना उसकी तरफ मुड़े अपना एक हाथ ग्लास वॉल पर रखकर बोला, वो नंबर ट्रैक हुआ। नंबर तो नहीं हुआ मगर जिस कॉलोनी में बिरजू रहता था, पुलिस ने वहां काफी जांच की है और वहां से हमें पता चला कि बिरजू से एक आदमी मिलने आया था जो उस कॉलोनी का लग नहीं रहा था। ऋषभ के इतना कहते ही अहान पीछे मुड़ गया। कौन था वो आदमी? उसका स्केच वहां के लोगों ने बनवाया है, बस कुछ ही देर में उसकी सारी जानकारी भी आ जाएगी, कहते हुए ऋषभ अहान को देख रहा था। अहान गंभीर होकर बोला, मिस्टर राठौड़ कहाँ है? वो अभी भी इंडिया से बाहर है। सर, कहीं ये सब उनका तो काम नहीं? ऋषभ ने कहा। अहान बोला, नहीं, अगर वो अश्विनी को किडनैप करवाते तो समझ आता, मगर इस बार बच्चे भी उनके साथ किडनैप हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई लंबे समय से प्लानिंग कर रहा है और वो जानता है कि अश्विनी और देव मेरे साथ रहते हैं। ऋषभ बोला, वैसे सर, आपको याद है अश्विनी मैम का एक दुश्मन था और आपका भी, उसका नाम रे है। मुझे लगता है रे ने ही ये सब किया होगा। रे का नाम सुनते ही अहान की आंखें ठंडी हो गईं। आखिर उसके दिमाग में उसका नाम क्यों नहीं आया? साइम को बुलाओ। ऋषभ हाँ बोलकर वहां से चला गया। वहीं सत्विक हैरानी से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? अश्विनी फिर से किडनैप हो गई? ऋषभ जो उसके सामने खड़ा था बोला, हाँ, और हमें शक है कि उसे किडनैप रे ने करवाया है। इस रे को तो मैं मार डालूंगा, सत्विक गुस्से से बोला। ऋषभ बोला, बिल्कुल नहीं, वो बॉस का शिकार है। ये सुनकर सत्विक उसे घूरकर देखने लगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। सत्विक अपना सिर हिला देता है। कुछ देर बाद सत्विक अहान के सामने खड़ा था। इस बार वो डर नहीं रहा था बल्कि काफी गंभीर था। अहान ठंडी आवाज में बोला, रे हमें कहाँ मिल सकता है? सत्विक अहान की आंखों में अश्विनी के लिए चिंता देख पा रहा था। अब वो समझ चुका था कि अहान और अश्विनी दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल हो रहे हैं, बस उनमें से कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। सत्विक बोला, लंदन में, पर वो वहां कहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता। क्या अश्विनी का उसके अलावा कोई और दुश्मन भी है? अहान ने सवाल किया तो सत्विक फर्श की तरफ देखते हुए सोचने लगा, हाँ, शायद हो सकते हैं, पर उन्होंने इन 6 सालों में कभी अश्विनी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। कहते हुए सत्विक अहान की तरफ देखता है। अहान बस चाहता था कि रे का पता जल्द से जल्द मिल जाए। ऋषभ समझ जाता है और रे को ढूंढने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरा सा कमरा था जो शायद बेसमेंट जैसा लग रहा था। बाहर कुछ कदमों की आवाज आ रही थी। वहीं कोने में छुपी अश्विनी देव के मुंह पर हाथ रखे हुए थी, जो कभी भी चीख सकता था। जब वो आवाजें चली गईं, तो अश्विनी ने देव को अपने सीने से लगा लिया। देव सिसकते हुए बोला, मम्मा, मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। अश्विनी धीरे से बोली, देव, डरो मत, मम्मा तुम्हारे साथ है ना। लेकिन मम्मा, भैया का क्या? वो अभी भी उनकी कैद में है, हम उन्हें कैसे बचाएंगे?
देव ने जैसे ही सूर्य का जिक्र किया, अश्विनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उसे आज से 2 दिन पहले की बातें याद आईं। फ्लैशबैक। शाम का वक्त था और अश्विनी मेंशन की तरफ जा रही थी। अहान रात को देर से आता था, इसलिए अश्विनी जल्दी आ जाती थी और तब तक देव और सूर्य भी स्कूल से मेंशन वापस आ जाते थे। मगर रास्ते में उसके साथ वही हुआ जो देव और सूर्य के साथ मेंशन आते वक्त हुआ था। वो लोग उसे बेहोश कर पता नहीं किस सुनसान सी जगह ले गए, जहां देव और सूर्य पहले से ही मौजूद थे। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग और कहां लेकर आए हो? रे, अगर ये तुम हो तो इस बार मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अश्विनी गुस्से से बोल ही रही थी, तभी उसके कानों में देव की आवाज आई, मम्मा। देव और सूर्या, तुम लोग यहाँ? अश्विनी हैरानी और परेशानी में बोली। मॉम, इन लोगों ने आपको भी किडनैप कर लिया, सूर्या गुस्से में बोला। सूर्या को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। देव रोते हुए बोला, मम्मा, इन लोगों ने भैया को थप्पड़ मारा। जैसे ही देव ने ये कहा, अश्विनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कौन था वो, बताओ मुझे, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। अश्विनी गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए बोली। उसका ध्यान सूर्या के गाल पर था, जो लाल हो चुका था। वो गुस्से से पागल हो रही थी। देव सामने की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, ये अंकल थे। अश्विनी गुस्से में सबको दूसरी ओर झटक देती है और भागते हुए उस आदमी के पास जाती है। वो उसकी गाल पर थप्पड़ जड़ देती है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। अश्विनी की हिम्मत देखकर वहां खड़े बाकी किडनैपर्स इंप्रेस हो गए थे, मगर अगले ही पल गुस्से से उसकी तरफ गन पॉइंट कर खड़े हो गए। एक लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी को मारने की? क्या तू भूल गई कि तुझे किडनैप कर लिया गया है? अगर फिर से तूने ऐसी हरकत की तो तेरे बच्चों को यहीं मार डालेंगे, लीडर गुस्से में बोला। जिस आदमी को उसने थप्पड़ मारा था, वो गुस्से में खड़ा हुआ और उसने भी अश्विनी के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। मॉम, मम्मा, दोनों चिल्लाते हुए बोले। सूर्या अब झटपटाने लगा था, पर वो रस्सियों से बंधा हुआ था। हाउ डेयर यू, बास्टर्ड! तूने मेरी मॉम को मारा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, सूर्या गुस्से में चिल्लाया। देव भी चिल्लाने लगा, पहले मेरे भैया को थप्पड़ मारा और अब मेरी मम्मा को। डैडी तुम सबकी खबर लेंगे, वो तुम लोगों को सजा देंगे, देखना। अश्विनी को अपनी जान की फिक्र नहीं थी, मगर यहाँ इस वक्त देव और सूर्या भी थे, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तुम्हारा बाप जब तक यहाँ आएगा, तब तक तुम लोग स्वर्ग पहुंच चुके होगे। बिरजू की बात सुनकर सभी किडनैपर्स हंसने लगे। जाने दो देव और सूर्या को, हम इनको बाद में देखेंगे, अश्विनी ने कहा। इस लड़की को चेयर से बांध दो। बिरजू के आदेश मिलते ही वो लोग अश्विनी को देव के पास वाली चेयर पर बांध देते हैं। बिरजू, हाँ, बोलो, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब तुम यहां से जा सकते हो। लीडर की बात सुनकर बिरजू शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अगर किसी और को किडनैप करवाना हो तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही देना, 1 दिन से भी कम वक्त में काम निपटा दूंगा। लीडर बोला, अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब जरूर कांटेक्ट करूंगा। बीरज अपना सिर हिला देता है और वहां से चला जाता है। अब क्या इन्हें मारें? एक ने कहा। लीडर बोला, रुको, बॉस को कॉल कर, पहले उन्हें इन्फॉर्म करता हूं वरना वो गुस्सा करेगी। ये सुन अश्विनी के कान खड़े हो गए, यानी इनकी बॉस एक लड़की है। अश्विनी अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, आखिर उसकी कौन फीमेल दुश्मन हो सकती है? नताशा, शानाया, बस ये दो ही तो मेरी जान की दुश्मन है। आखिर इनमें से कौन हो सकता है? अश्विनी सोचने लगी, पर वो शो भी तो नहीं थी। उसका शक शानाया पर जा रहा था, क्योंकि शानाया जानती थी कि सूर्य के साथ साथ देव भी उसका ही बेटा है। अगर ये उसने ही किया होगा तो हाँ, इसका पता भी जरूर लगा लेगा और उसे जिंदा जला डालेगा, अश्विनी मन में बोली। देव रोते हुए बोला, मम्मा, क्या कम मारने वाले हैं? अश्विनी परेशान हो गई। मैम, वो तीनों हमारे सामने बंधे हुए हैं, क्या हम उन्हें मार दें? लीडर की बात सुनकर वो लड़की खतरनाक हंसी हंसते हुए बोली, 2 दिन का कहा था और तुम लोगों ने आज ही काम पूरा कर दिया। इस चीज के लिए तुम्हें अवार्ड तो मिलना चाहिए। लीडर प्राउड स्माइल लिए बोला, जी मैम, हमें काम में देर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लड़की ईविल स्माइल करते हुए बोली, खैर, मैंने सोचा है कि मैं अपने शिकार को किसी और को देने के बजाय खुद अपने हाथों से मारूंगी, इसलिए तुम लोग जितना जल्दी हो सके उस कुत्ती और उसके पिल्लों को यहाँ आ जाओ। मैम, पर ये रिस्की है। हाँ, अब तक पागलों की तरह हमें ढूंढ रहा होगा।
ये सुन लड़की बोली, समंदर के रास्ते से आना है, कोशिश करेंगे मैम। बोलते हुए लीडर फोन कट कर देता है। वहीं कुछ देर बाद वो लोग शिप पर थे, मगर उन्हें अलग अलग रूम में रखा गया था। 2 दिन हो चुके थे और वो लोग उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खाने को देते थे। तभी उस रात अश्विनी को कुछ आवाजें आईं। अश्विनी उस छोटे से कांच से बाहर देखती है, एक शिप उनके ठीक पीछे थी। अश्विनी के दिमाग में तभी एक आइडिया आया। मैं बस यही वेट कर रही थी कोई शिप यहाँ आए और मैं उन दोनों को लेकर यहाँ से भाग जाऊं। अश्विनी तभी जानबूझकर कोई भारी चीज नीचे फेंकती है। बाहर पहरा दे रहा आदमी आंखों में सस्पेंस लिए दरवाजे पर लगे कांच से अंदर की ओर देखता है। अश्विनी बेहोश पड़ी हुई थी और वो टेबल ऊपर थी। अब ये टेबल इस पर कैसे गिरी, वो खुद से सवाल करता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर की ओर जाता है। उसके हाथ में गन थी। वो अश्विनी को उठाने की कोशिश करता है, मगर अश्विनी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। तभी वो अपनी गन नीचे रखकर अश्विनी को गोद में जैसे ही उठाता है, अश्विनी जंप कर जाती है। शातिर लड़की, वो आदमी गुस्से से अपनी गन उठाते हुए बोला, मगर अश्विनी ने उसकी गन छीन ली थी। वो उस पर गन पॉइंट करके गुस्से से बोली, देव और सूर्य कहाँ हैं? वो आदमी अपना हाथ ऊपर कर देता है, मगर जैसे ही अश्विनी को लात से किक करके गन लेने की कोशिश करता है, अश्विनी पास पड़ी लैंप उससे सिर पर मार देती है। ज्यादा होशियारी अगर करेगा तो 6 की 6 गोलियां तेरे दिमाग में घुसा दूंगी। अश्विनी ने इतना कोल्ड लहजे में कहा कि वो आदमी भी डर गया था। उसका सिर खून से सना हुआ था। उसे बस देव का पता मालूम था, इसलिए वो उसे बता देता है। अश्विनी तभी पास पड़ी चाकू को उसकी गर्दन में घुसा देती है, क्योंकि वो अगर उसे शूट करती तो बाकी सब अलर्ट हो जाते। अश्विनी उस आदमी को मारकर उसकी ड्रेस खुद पहन लेती है और छुपते हुए बाहर आ जाती है। लकीली वहां इस वक्त कोई नहीं था, इसलिए वो भेष बदलने के बाद देव वाले रूम में जाती है। वो छोटे से होल से देखती है, देव उदास बैठा हुआ था। उसने खाना भी नहीं खाया था। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी, जिसे देख अश्विनी का दिल पिघलता हुआ जा रहा था। देव, मेरा बच्चा, अश्विनी मन में बोली ही थी, तभी पीछे उसके शोल्डर पर कोई टैप करता है, जिससे अश्विनी वहीं फ्रीज हो जाती है। हे ब्रो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी आंखें उनकी मम्मी पर रखनी चाहिए। वो एक नेटिव अमेरिकन था। अश्विनी अपना सिर हाँ में हिला देती है, मगर तभी उस आदमी की नजर अश्विनी के हाथ पर पड़ती है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। हु आर यू? वो जोर से चिल्लाया। तभी अश्विनी पीछे पलटकर उसे शूट कर देती है। देखकर गोली के चलने की आवाज से काफी डर जाता है। अब ये किसने चलाई? कहीं मम्मा और भाइया को उन लोगों ने शूट तो नहीं कर दिया? देव रोते हुए बोला। तभी अश्विनी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। देव उसे देख डर के मारे पीछे हटने लगा। दूर दूर रहो, मेरे पास भी मत आना, वरना बाबूजी मारूंगा। देव पास पड़ी खाने की प्लेट को उठाते हुए बोला। अश्विनी अपना मास्क उतार बोली, ये मैं हूं देव, तुम्हारी मम्मा। मम्मा आप? देव भागते हुए उसके पास आकर उसके गले से लिपट गया। अश्विनी जल्दी से देव को हग कर लेती है। रोवो मत देव, हमें सूर्य को भी ढूंढना है। अच्छा ठीक है मम्मा, नहीं रोऊंगा। देव अपने नन्हे हाथों से अपनी आंखों को साफ करते हुए बोला। गुड बॉय, बोलते हुए अश्विनी जल्दी से बाहर निकल गई। तभी 2 लोग वहां आए। उन्होंने जब उस नेटिव अमेरिकन की लाश को देखा, वो लोग जल्दी से कॉल मिला देते हैं। लीडर, हमारे 2 आदमी मर गए हैं, वो लड़की भी गायब है। तभी दूसरा देव के रूम से भागते हुए आया और बोला, वो बच्चा भी गायब है। ये सुन फोन के दूसरी तरफ मौजूद लीडर की आंखें सख्त में आ गईं। ढूंढो उस लड़की को, वो यहां से भाग नहीं सकती, वो यहीं कहीं छिपी हुई होगी। लीडर की कमांड सुन वो सब लोग अश्विनी को ढूंढने में बिजी हो गए। फ्लैशबैक एंड। अश्विनी देव के साथ बाहर आते ही वो लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। अश्विनी ने सामने देखा, एक आदमी सूर्या को उल्टा लटकाए हुए था और सालंदर की मछलियां ऊपर उछलकर सूर्या को खाने की कोशिश कर रही थी। सूर्या, अश्विनी जोर से चिल्लाई, मगर अश्विनी किसी बेसमेंट टाइप के रूम में छिपी हुई थी। देव डर की वजह से सिसक रहा था। मम्मा कहीं वो लोग भाई को कुछ न कर दें। देव ने इतना कहा ही था, तभी उनके कानों में रेडियो का शोर आता है। तुम जहां कहीं भी छिपी हुई हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे दूसरे बेटे को समुद्र में फेंक दिया जाएगा और यहाँ तो कई भयानक शार्क भी तैर रही है। तभी सूर्य के कसने की आवाज आती है, जिसे सुन अश्विनी और देव दोनों ही घबरा गए थे। देव, तुम यहीं रहना, मैं बाहर जाती हूँ। पर मम्मा, मुझे डर लग रहा है। वैसे भी हमारे चारों तरफ समुद्र है, मरेंगे तो एक साथ ही मरेंगे मम्मा।
ये गलत है देव। मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। देव रोते हुए अश्विनी को हक कर बोला। अश्विनी उसे हक कर बाहर आ जाती है। ये लोग हमें नहीं मारेंगे, हमें वो लड़की मारेगी। काश आहान हमें ढूंढ ले। अश्विनी बोलते हुए देव के साथ वहां आ जाती है जहां से वो आवाज आई थी। अश्विनी देव के साथ बाहर आते ही वो लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। अश्विनी ने सामने देखा, एक आदमी सूर्या को उल्टा लटकाए हुए था और सालंदर की मछलियां ऊपर उछलकर सूर्या को खाने की कोशिश कर रही थी। सूर्या! अश्विनी जोर से चिल्लाए। मॉम! सूर्या अश्विनी को देख नहीं पा रहा था, वो उसकी आवाज सुन बोला। मौत उसके नीचे थी पर वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। अश्विनी की आंखें नम हो गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्लीज अंकल, ऐसा मत करो, मेरे भाई को वापस शिप पर ले आओ, देव रोते हुए बोला। वो लोग सूर्या को शिप पर ले आते हैं। अश्विनी जल्दी से आकर सूर्या को गले लगा लेती है। लीडर गुस्से से अश्विनी के बाल पकड़कर बोला, मानना पड़ेगा, तुम में हिम्मत तो बहुत है पर मन तो कर रहा है तीनों को समुद्र में फेंक दो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमियों को मारने की? वो अश्विनी के बालों को झटके देता है। अश्विनी नीचे फर्श पर गिर जाती है। मॉम! सूर्या और देव अश्विनी को संभालते हुए बोले, मगर ज्यादा देर नहीं। इन तीनों को एक साथ कमरे में बंद कर दो, और हाँ, इस बार CALAKI करने की कोशिश की तो इनमें से किसी एक के हाथ पैर काटकर समुद्र में फेंक देना। ओके सर। लीडर की कमांड सुनकर वो लोग तीनों को कमरे में ले जाने लगते हैं। लीडर तभी अपनी बॉस को कॉल करता है। क्या वो मिल गई? लड़की गुस्से से बोली। लीडर जल्दी से बोला, भागकर जाती भी कहाँ, पकड़ लिया हमने उसे। एक बार यहाँ आने दो, जान से मार दूंगी। वो लड़की गुस्से में कांपने लगी थी। फिर उसने कहा, कितनी देर और लगेगी तुम्हें यहाँ आने में? शायद 2 घंटे बाद हम वहां पहुंच जाएंगे। लीडर ये बोला ही था, तभी एक आदमी भागते हुए आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। तुम इतने डर क्यों रहे हो? लीडर ने कंफ्यूज होकर पूछा। वही लड़की ये सुनकर अपनी भौहें गुस्से से सिकोड़ लेती है। सर, खबर मिली है कि आहान ने बिरजू को ढूंढकर मार डाला और अब वो लोग शायद हम तक भी पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर लीडर की आंखें हैरानी और डर से बड़ी बड़ी हो गईं। क्या कहा? लीडर ने कांपते हुए पूछा। वही फोन के दूसरी तरफ मौजूद लड़की हैरानी से बोली, क्या बिरजू मर गया? हाँ मैम, इसका मतलब वो हम तक पहुंच चुका है। इससे पहले वो सच में यहां तक आ जाए, तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहां आना होगा, उस लड़की ने आदेश देते हुए कहा। 2 दिन लग जाएंगे बॉस। 2 दिन नहीं, कैसे भी कर कल सुबह होने से पहले तुम्हें यहां पहुंचना होगा। लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम आना बाकी थी। वो शिप बीच में ही रुक गई। वो लोग बीच समुद्र में अब फंसे हुए थे। अरे, ये कैप्टन ने शिप बीच में क्यों रोक दी? लीडर गुस्से से बोला। कैप्टन डरते हुए वहां आया और बोला, सर, मैं तो ठीक से चला रहा था, तभी अचानक ये आकर रुक गई। लीडर गुस्से से अपना सिर पकड़कर बोला, जल्दी से चीफ इंजीनियर को बोलो चेक करे। जी सर, अभी बोलता हूँ। कैप्टन वहां से जल्दी से चला गया। दूसरी ओर मौजूद लड़की बालों में अपना हाथ फेरते हुए गुस्से से इधर उधर डार्क रूम में चक्कर लगा रही थी। ओह गॉड, अब क्या प्रॉब्लम है? सॉरी मैम, जल्दी सब सही हो जाएगा। सब सही ही जाना चाहिए, लड़की गुस्से से बोली। मॉम, ये शिप क्यों बीच में रुक गई? देव ने क्यूरियस होकर अश्विनी से पूछा। शायद शिप खराब हो गई है, सूर्या सोचते हुए बोला। अश्विनी बोली, मुझे भी यही लगता है, इसका मतलब अब हम डूब जाएंगे। मॉम, पर मुझे तैरना नहीं आता, देव डरते हुए बोला। सूर्या बोला, मुझे एक्वाफोबिया है। क्या? अश्विनी हैरानी से बोली। वैसे हम लोग समुद्र में जब तक तैर पाएंगे, ऊपर से ये लोग हमें गोली मार देंगे। अश्विनी की बातें सुन देव उदास हो गया। वो बोला, काश डैडी जल्दी आ जाएं और हमें ढूंढ लें। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन आया और घबराते हुए लीडर से बोला, चीफ इंजीनियर ने बताया है डीजल इंजन खत्म हो गया है, इसलिए शिप नहीं चल पा रही। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग सदमे में आ गए। क्या मुसीबत है? तुम लोगों ने आखिर यहां आने से पहले चेक क्यों नहीं किया? वो लड़की गुस्से से बोली। लीडर डरते हुए बोला, माफ कर दीजिए। अरे चुप, तुम लोगों को कल सुबह होने से पहले यहां आना था, मगर मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। आप दूसरी शिप भेज दीजिए मैम, तब तक तुम्हारा बाप तुम लोगों को ढूंढ लेगा, लड़की गुस्से से बोली। फिर ठंडी सांस लेकर, रुको, मैं कुछ करती हूँ। अगर आसपास कोई शिप आती दिखे तो तुम लोग उस शिप को हाईजैक कर लेना।
हाँ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक शिप होकर गई थी, मैम। अरे बेवकूफ, मैं न्यू शिप की बात कर रही हूँ। अब तक तो वो शिप जा चुकी होगी। सॉरी सॉरी मैम, लीडर डरते हुए बोला। वो लड़की गुस्से से फोन काट देती है। राठौड़ कॉर्पोरेशन में सब लोग काफी सीरियस लग रहे थे, वहीं शकुंतला रो रही थी। 2 दिन हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे छोटे छोटे पतपोतों को नहीं पता किस हालत में होंगे, जिंदा भी होंगे या नहीं, शकुंतला रोते हुए बोली। अवंतिका उसे संभाल रही थी। मॉम, संभालिए खुद को, अहान उन्हें ढूंढ रहा होगा, अवंतिका बोली। राजवीर चिंतित होकर बोलने लगा, 2 दिन हो गए हैं, अवंतिका कैसे संभाल ले? शकुंतला इमोशनल होकर बोली, पिछली बार उनके बाप को गोली लगी थी और अब उसके बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। पता नहीं ये रणविजय भी कहाँ चला जाता है। आज ऐसी कौन सी ट्रिप पर गया है, उसे तो होश ही नहीं है कि घर में क्या चल रहा है। इस पर अवंतिका अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उन्हें लड़कियों से फुर्सत मिले तब ना, अवंतिका मन में बोली। मुझे लगता है वो लड़की हमारे देव और सूर्या को लेकर भाग गई, शकुंतला रोते हुए बोली। राजवीर को शकुंतला पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो ऐसी सिचुएशन में उस पर भड़ास नहीं निकालना चाहता था। ऊपर से वो रो भी रही थी। सत्यानाश हो उस लड़की का, कीड़े पड़े उसे। उसने मेरे बेटे को धोखा दिया है, शकुंतला अश्विनी को बद्दुआ देते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ राठौड़ कॉर्पोरेशन में ऋषभ जल्दी से वहां आया। अहान उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गया कि ऋषभ को कोई न कोई जानकारी मिली है। बॉस, उस आदमी का पता और फोन नंबर मिल गया है। उसकी लोकेशन मुंबई के समुद्र के पास दिखा रही थी। आधी दूर तक उसकी लोकेशन का पता चला, उसके बाद हम पता नहीं लगा पाए। ये सुन अहान अपनी चेयर से उठ गया। उसका चेहरा इस वक्त सीरियस था और वो बोला, इसका मतलब वो लोग इंडिया में ही हैं और उन्होंने जरूर समुद्र के रास्ते से भागने की कोशिश की है। एग्जैक्टली बॉस, जाओ जल्दी जाकर शिप रेडी करो। लेकिन सर, 2 दिन, जितना कहा है उतना करो, अहान ने सख्ती से कहा। ऋषभ वैसे भी अहान के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहां से चला गया। वहीं जब शानाया को ये खबर मिली कि अश्विनी और उसके बच्चे किडनैप हो गए हैं, उसके चेहरे से मानो मुस्कान हट ही नहीं रही थी। डैड, एक गुड न्यूज है। कैसी न्यूज? अरविंद ने पूछा। शानाया बोली, यही कि अश्विनी और उसके बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है और अहान 2 दिन से उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। शानाया शैतानी हंसी के साथ बोली। अरविंद कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, इसका मतलब अब तुम्हारा रास्ता साफ है। वो बोली, हाँ डैड, जो भी है उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मुझे तो लगता है उन्होंने अब तक उन्हें मार दिया होगा। अरविंद बोला, मुझे भी यही लगता है, वरना अब तक वो लोग अहान के सामने कोई डिमांड रख चुके होते। ओके, बाय डैड, ये गुड न्यूज़ मैं अपनी दोस्त को देती हूँ। बाय, टेक केयर स्वीट हार्ट। शानाया फिर जल्दी से नताशा को कॉल कर देती है। हेलो नताशा, मल्होत्रा मैंशन में, नताशा हैरानी और खुशी से बोली, व्हाट, रियली? मिताली उसे देखकर बोली, क्या हुआ? नताशा बोली, मॉम, अश्विनी और उसके दोनों बच्चे मर गए हैं। मिताली शॉक हुई, मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर भी खुशी ऐसे आ गई जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा हो। 2 दिन बीत चुके थे और वो शिप बीच समुद्र में अभी भी वहीं अटकी हुई थी। ना कोई शिप उसके आसपास आ रही थी और ना ही उन लोगों को अब कोई उम्मीद थी। शिप में मौजूद खाना भी अब तक खत्म हो चुका था और सूर्या, देव, अश्विनी कल दोपहर से भूखे थे। देव को तो खाना ना खाने की वजह से चक्कर आ रहे थे। देव, सूर्या, अश्विनी उन दोनों को गले लगाते हुए बोली। सच में, उसके लिए ये काफी मुश्किल वक्त था जब वो अपने बच्चों को बचा नहीं पा रही थी। वो दोनों के थके हुए चेहरे देखकर काफी दर्द में थी। वो एक बेबस और लाचार माँ की तरह उन्हें गोद में लिए बैठी थी। ये शिप अब तक आई क्यों नहीं? बॉस भी कॉल नहीं उठा रही, लीडर फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। तभी एक बुलेट उसके हाथ को चिरते हुए उसके हाथ से आर पार हो गई और उसका फोन नीचे गिर गया। लीडर दर्द के मारे चीखने लगा था। आह! उसकी चीख सुनकर जल्दी से उसके आदमी वहां आ गए। क्या हुआ सर, आपके हाथ से खून क्यों बह रहा है? एक ने कहा। तभी कोई चिल्लाया, अबे सामने देखो। लीडर ने अपने सामने देखा तो पाया कि एक बड़ी सी जॉइंट शिप धुंध को चिरते हुए वहीं आ रही थी। वो शिप उनकी शिप से इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो शिप एक बड़ी सी शार्क और उनकी शिप एक छोटी मछली की तरह लग रही थी। बॉस ने इतनी जाइंट शिप क्यों भेजी है? लीडर बोला, नहीं, ये बॉस की शिप नहीं है। तो फिर? आदमी हैरानी से बोला। वो आ गया।
लीडर की आंखों पर मौत का खौफ था। तभी सामने वाली शिप से फायरिंग होने लगती है। एक एक कर लीडर के आदमी मारे गए थे। लीडर जल्दी से अपना जख्मी हाथ पकड़ नीचे झुक गया। तभी थोड़ी ही देर में शार्क से भी कई गुना ज्यादा विशाल वो शिप लीडर की शिप तक आ जाती है। लीडर इतने खतरनाक आदमियों को उस शिप पे देख जल्दी से अपने आदमियों को अटैक करने का ऑर्डर देता है। अटैक! अगले ही पल वहां फायरिंग होने लगती है, मगर बिना वक्त गवाए अहान के आदमी उसके आदमियों पे गन फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका निशाना इतना ज्यादा सटीक था कि यक्ष के आदमी जब तक उन पर रिटर्न फायरिंग करते तब तक काफी कम समय में भी वो लोग उसके आदमियों को गोलियों से भून डालते थे। लीडर के काफी आदमियों को मारने के बाद उस शिप के ब्लैक कपड़े और ब्लैक मास्क पहने बॉडीगार्ड्स जल्दी से रस्सियों के ऊपर लगे कांटों को लीडर की शिप में फंसाते हैं और पलक झपकते ही वो सभी शिप पे आ जाते हैं। अब उनकी की शिप अहान कब्जे में थी। बीच समुंदर में ये नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कोई शक्तिशाली पायरेटस ने अपने दुश्मन पायरेटस की शिप पर कब्जा कर लिया हो। ये बिल्कुल समुद्री डाकुओं की समुंदर में लड़ाई की तरह था। अश्विनी, सूर्या और देव गोलियों की आवाज सुन चौंक गए। सूर्या इविल स्माइल करते हुए बोला, लगता है डैड आ गए। ये सुन देव के अंदर मानो एनर्जी आ गई थी। क्या डैडी हमें बचाने आ गए? देव खुश होते हुए बोला। अश्विनी बोली, हाँ मुझे भी यही लगता है, तभी बाहर इतनी फायरिंग हो रही है। तुम बाहर मत जाना बच्चों। ओके मम्मा। मगर तभी कुछ लोग दरवाज़ तोड़कर अंदर आ गए, जिन्हें देख दब अश्विनी को हक कर लेता है। मम्मा, ये तो बैड अंकल है। अश्विनी जल्दी से देव और सूर्या को अपने पीछे छिपा लेती है, मगर वो लोग जबरदस्ती उन्हें पकड़ वहां से ले जाने लगे। छोड़ो हमें, देव कसमसाते हुए बोला। वो लोग उन्हें हाईजैक कर अहान के आदमियों के सामने आ गए। अश्विनी बेबस सी खड़ी उन्हें देख रही थी और उसकी आंखें अहान को ढूंढ रही थी। सूर्या देव भी अहान का इंतजार कर रहे थे। शिप के दूसरी तरफ अहान, जिसने बॉडीगार्ड वाली यूनिफॉर्म को पहना हुआ था, सब आदमियों को मारकर अपना रास्ता साफ करने के बाद उस दिशा की तरफ आया जहां उन लोगों ने अश्विनी, देव और सूर्या के सर पर गन को तान रखा था। ये देख अहान की ऑलिव ग्रीन आंखें पहले से भी काफी ज्यादा भयानक हो गई। वो उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट कर गुस्से से उसे वार्निंग देते हुए बोला, उन्हें मेरी तरफ भेज दो वरना मैं। लीडर बोला, सोचना भी मत असर, वरना तुम्हारी फैमिली को ऊपर पहुंचाने में मेरे आदमी एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ये सुन अहान ने अपनी मुट्ठियां आपस में कस ली। वाह डैडी, आप आ गए। आप कितने कूल लग रहे हैं। देव अहान को ऐसी सिचुएशन में भी कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोला। अहान एक नजरों उन तीनों की तरफ देखता है और ऋषभ को कुछ इशारा करता है। इशारा पाकर ऋषभ जल्दी से पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की गुस्से से पगाल हो गई थी। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं वो आ तो नहीं गया? ये सोच उस लड़की की आंखें डर की वजह से बड़ी बड़ी हो गई। तभी ऋषभ के आदमी चुपके से शिप के दूसरी तरफ घूम लीडर के पीछे मौजूद आदमियों की तरफ आ गए। उन्होंने बिजली की रफ्तार के साथ उनकी गर्दन और लरगन पकड़ उन्हें नीचे पटक दिया। ये देख वो लीडर गुस्से से देव का पैर पकड़ उसे ग्रिल से नीचे लटका देता है, जिसे देख सभी लोग सख्ते में आ जाते हैं। देव, अश्विनी उसकी तरफ भागते हुए बोली, मगर अहान के आदमी सूर्या और अश्विनी को पकड़ उसके पास ले आए। हटो, छोड़ो मुझे, वो मेरे बच्चे को समुद्र में फेंका देगा। अश्विनी झटपटाते हुए बोली। सूर्या गुस्से में था, उसका बस चलता वो उसा लीडर यो जान से मार डालता। मम्मा, डैडी भैया मुझे बचाओ वरना मैं मछलियों का डिनर बब जाऊंगा, देव रोते हुए बोला। लीडर गुस्से से अहान से बोलता है, अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो अपने आदमियों को कहो अपनी अपनी गन नीचे रखो। हाँ, कोई होशियारी मत करना वरना तुम्हारे बेटे को समुंदर में फेंककर उसका दी एंड कर दूंगा। उसकी बात मान लो, अश्विनी रिक्वेस्ट करते हुए बोली। मगर अहान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसे देख लीडर अपनी होठों के कोने को तिरछा करते हुए बोला, एएसआर तू ऐसे नहीं मानेगा। ये कहते हुए लीडर देव को नीचे फेंक देता है। ये देख अश्विनी और सूर्या की सांसें हलाक में अटक गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।